नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो मेरे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं, अपने सभी मित्रों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज चुके हैं। पेन पेपर हाथ में है, इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में है। आइए साथियों शुरू करते हैं। मार्च पहली 1 मार्च 2021 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि वहां पर करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो आपका स्वागत है। आइए साथियों जानते हैं क्या कुछ खास है आज आपके इस सेशन में। सबसे पहली न्यूज बनी है अंटार्कटिका ग्लेशियर से। मेरे प्यारे साथियों, अंटार्कटिका में स्थित यूके के रिसर्च स्टेशन के पास एक बहुत बड़े हिमखंड में दरार पड़ गई है। यह हिमखंड इतना बड़ा है जितना कि अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है। बहुत बड़ा हिमखंड है। आपको लाइव फुटेज भी दिखाएंगे, हम वहां के वीडियोस भी शो करेंगे। आज आप जानेंगे कि कहां क्या हुआ है। नंबर 2, हाल ही में नाइजीरिया के अंदर बोको हराम संगठन ने 300 से ज्यादा लड़कियों का अपहरण किया है। आप जानेंगे कि बोको हराम का लड़कियों के अपहरण से क्या कनेक्शन है और विशेष रूप से पढ़ने वाले बच्चों से क्या कनेक्शन है, आज के सेशन में आपको पता चलेगा। नंबर नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के संत गुरु रविदास जी की हाल ही में जयंती मनाई गई। आज आप जानेंगे भक्ति आंदोलन का मूल भाव कहां था, कहां से शुरू हुआ और रविदास जी से किस प्रकार से वो जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से हाल ही में मेरे प्यारे साथियों इसरो ने पीएसएलवी रॉकेट की 51वीं उड़ान करी है। वैसे 53वीं है, सफल 51वीं है, जिसमें मोदी जी की तस्वीर समेत 19 उपग्रह को, सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। साथ में मेरे प्यारे साथियों एक न्यूज और बनी है और वो ये है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा है कि वो समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से यानी लीगल बनाने के पक्ष में नहीं है। चर्चा करेंगे कि समलैंगिक विवाह होता क्या है और इसको लेकर के कानूनी प्रावधान क्या है, किस प्रकार से इसको मूल अधिकार वर्सेस कानूनी अधिकार के बीच में फंसाया जा सकता है, वो हम पूरी चर्चा आपके साथ आज के सेशन में करने वाले हैं। हरियाणा की अरोड़ा आकांक्षा संयुक्त राष्ट्र की महासचिव बनने की दौड़ में शामिल हुई हैं। ये भी चुनाव में उतरेंगी, एंटोनियो गुटेरेस के स्थान पर चर्चा करेंगे। नंबर नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों, G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक इटली की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित की गई है। इटली की आपको मालूम होना चाहिए कि अगले साल भारत का नंबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और मेरे प्यारे साथियों यूएसए ने जॉनसन एंड जॉनसन के एकल खुराक कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। नेक्स्ट बना है कर्नाटक राज्य ने अधिक परिवहन राजस्व उत्पन्न करने के लिए नम्मा कार्गो सेवा की शुरुआत की है। इन तमाम खबरों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जल्दी से सेशन को अपने तमाम साथियों से शेयर कर दीजिए और जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी पर पेड कोर्सेज में फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को बहुत ही बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है। मेरे द्वारा एसएससी कैटेगरी में आप लोगों के लिए एक कोर्स पढ़ाया जा रहा है जो कि फाउंडेशन कोर्स है, बहुत ही बुनियादी तरीके से डेवलप कराने के लिए ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, इकोनॉमी को और हिस्ट्री को। ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है जो कि किसी स्टेट पीसीएस की, डिफेंस सर्विसेज की या एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस कोर्स का ड्यूरेशन लगभग 8 से 9 महीने का है। जो भी क्लासेस चल रही हैं उनमें सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत हुई है। हर निकली हुई क्लास मिल जाएगी, पढ़ाने का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। जब तक सब्सक्रिप्शन है तब तक आप उसे देख पाएंगे। बस याद रखना है रेफरल कोड अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर इस सेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का मोटिवेशन है मेरे प्यारे साथियों, एबिलिटी इज वॉट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग, मोटिवेशन डिटरमाइंस वॉट यू डू एंड एटीट्यूड डिटरमाइंस हाउ वेल यू डू। 3 चीजें हैं। अक्सर विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम में मोटिवेशन की कमी हो रही है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम इस लायक हैं ही नहीं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर ये एटीट्यूड चीज क्या होती है। तीनों के अपने अपने मायने हैं सफलता के अंदर। जहां बात हो योग्यता की मेरे प्यारे साथियों, वो ये बताती है केवल कि आप इस काम को करने के लिए लायक हैं नहीं। जैसे कि यूपीएससी का फॉर्म भरना हो तो आपकी एबिलिटी है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अब आप 12th पास हैं तो इसके बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन
डिटरमाइंस व्हाट यू डू। अब आपका ये मोटिवेशन है कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो ये आपका निर्धारण कर चुका है। तमाम विकल्प आपके सामने थे, आप हायर स्टडीज में जा सकते थे, आप यूपीएससी की तैयारी में जा सकते थे, आप स्टेट पीसीएस के लिए जा सकते थे। आपने यूपीएससी को इलेक्ट किया, दैट इज योर मोटिवेशन। एटीट्यूड डिटरमाइंस हाउ वेल यू डू इट। और आपका वो एटीट्यूड है साथियों कि जो आपने काम सेलेक्ट कर लिया उसे कितनी खूबसूरती से आप पूरा करते हैं। इन तीनों चीजों का एक सफल कॉम्बिनेशन जब बन जाता है ना, तो विद्यार्थी अपने लिए जो सोचा हुआ मुकाम है उसे अवश्य प्राप्त करता है। तो चलिए इसी के साथ ही सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से। मैंने अपने सेशन को शेयर कर दिया है मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल अंकित अवस्थी सर पर। आप भी इसे शेयर कर दीजिए अपने अपने चैनल्स पर और मेरे प्यारे साथियों पढ़ना शुरू करिए। ये गया अपना सेशन। यहां पर मेरे प्यारे साथियों आप भी जुड़ सकते हैं और इस पे इस क्लास की पूरी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए पढ़ाई शुरू करें और शुरू करने के साथ साथ आपको कुछ जरूरी बातें भी हम यहां पर बताते चलते हैं। देखो बेटा, पहला सवाल बना है आप लोगों के लिए, बहुत ही समझदारी से महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ते चलिएगा क्योंकि बहुत सारी न्यूज मुझे आज आपको यहां पर पढ़ानी है। मेरे साथ में इस समय उपस्थित हैं मितेश, सुनील, पवन, अमन, सत्या, बीरबल, विजय, जय, रोशन, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और जितने भी मेरे प्यारे साथी गुड मॉर्निंग मुझे विशेष देते हैं, दे मीन्स अलॉट फॉर मी। ये एज इट इज रेसिप्रोकेट होती हैं, दिन भर मेरी खुशी का कारण बनती हैं। तो ये आप जो सच्चे दिल से लिख करके बहुत सारी गुड विशेष मुझे देते हैं, मैं भी ईश्वर से यही दुआ करता हूं कि आप सबको भी इसी प्रकार की खुशी दिन भर मिले। जैसे मुझे पढ़ाने में खुशी मिलती है, आपको पढ़ने में खुशी मिले। जल्दी से सेशन शेयर करिए और पढ़ना शुरू करिए। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में हुआ क्या है कि अंटार्कटिका से एक बड़ा हिमखंड टूट गया है। यह किस देश के अनुसंधान केंद्र के करीब है? देखिए, सबसे पहली और बेसिक बात, अंटार्कटिका है कहां? अगर धरती एक गोला है तो इस गोले के दक्षिण में, अगर हमको मालूम है कि भाई गोले का ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ होता है तो इस गोले के नीचे की तरफ दक्षिण होता है। तो इस दक्षिण में मेरे प्यारे साथियों हमारी दुनिया में, यानी कि हमारी जो अर्थ है, हमारी तो दुनिया हमारी पृथ्वी ही है, इसमें 7 कॉन्टिनेंट हैं। इन 7 में से एक कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है। कहने को तो इसे निर्जीव कॉन्टिनेंट कहते हैं कि यहां कोई रहता नहीं है, लेकिन लोग यहां जाकर के मतलब एक प्रकार की रिसर्च करते हैं और उसी रिसर्च स्टेशन में एक नाम लिया जाता है जो हाल ही में सवाल के रूप में पूछा जा रहा है, यूके के रिसर्च स्टेशन का। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के 3 रिसर्च स्टेशन यहां पर स्थित हैं। कौन कौन से स्थित हैं? अगर आपको मालूम हो तो दक्षिण गंगोत्री स्टेशन है यहां पर, दक्षिण गंगोत्री के साथ मैत्री स्थित है यहां पर, और मेरे प्यारे साथियों भारती स्थित है। 3 रिसर्च स्टेशन है। आपको मालूम भी होगा हाल ही में भारत के द्वारा जो हमारा ओशन रिसर्च स्टेशन है गोवा में, वहां से 40वां एक्सपीडिशन समूह यहां भेजा गया है। 40 लोगों की टीम यहां पर भेजी गई है और 40वां ही वो मिशन है। हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था। तो उसी अंटार्कटिका की अब हम बात कर रहे हैं। वहां पर मेरे प्यारे साथियों एक बहुत बड़ा ग्लेशियर टूट गया है। अब आप पूछेंगे ग्लेशियर टूटना क्या होता है? आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने ही भारत में मेरे प्यारे साथियों हाल ही में नंदा देवी ग्लेशियर टूटने की खबर आप सबने सुनी थी। याद होगा आप लोगों को कि भारत के अंदर जो चमोली के अंदर जो यहां पर ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के पास जो बहुत सारे लोगों की हाल ही में दुर्घटना में मौत हो गई थी, उसका प्रमुख कारण क्या था कि भारत के हिमालय में जो नंदा देवी ग्लेशियर है वहां से बर्फ का एक बहुत बड़ा हिमखंड टूटकर नदी में गिर गया था। कुछ याद आ रहा है? धौली गंगा में गिर गया था। वैसे ही मेरे प्यारे साथियों अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ा हिमखंड टूट गया है। अब आपको इस बात का महत्व समझना चाहिए, ये कितना बड़ा है। तो मेरे प्यारे साथियों कहा जा रहा है कि जैसे अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है उतना बड़ा हिमखंड टूट गया है। अब इस चीज से अंदाजा लगाइए मेरे प्यारे साथियों कि ये अंटार्कटिका की हम बात कर रहे हैं और इस अंटार्कटिका में मेरे प्यारे साथियों न्यूयॉर्क शहर के जितना बड़ा जो हिमखंड है वो टूट गया है, जिसका क्षेत्रफल कहा गया है 1270 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये टूट गया है। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को शायद रिलेट तो कर पाएंगे कि सर नंदा देवी में जब टूटा था तो इतनी बड़ी आपदा आई थी, तो अंटार्कटिका में टूटा है तो क्या कोई आपदा आई है क्या? मैंने कहा भाई चूंकि ये ऊंचाई से नहीं टूटा है, ये पूरा की पूरा ही जो दिख रहा है अंटार्कटिका ये बर्फ से बना हुआ है। 98% यहां पर पूरे टाइम बर्फ रहती है। तो ऐसी स्थिति में बर्फ का टूटना ऊपर से गिरने जैसा नहीं है, यह टूट करके इसके आसपास के समुद्र में ही गिर गया है, यानी समुद्र में ही सरक गया है, जहां था वहीं पर बह गया है।
लेकिन चिंता की बात क्यों है? क्योंकि इतनी बड़ी बर्फ में अगर इतना बड़ा टुकड़ा टूट के निकला है तो वो चिंता का विषय है। तो अब हम सवाल जानते हैं ये कहां से टूटा है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपके सामने ये अंटार्कटिका का मैप दिखाया है। अब यहां पर आपको याद होगा, तो मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया हुआ है कि यहां पर दुनिया भर के बहुत सारे देशों के रिसर्च स्टेशन हैं अंटार्कटिका ट्रीटी के नाम पर। यहां पर मेरे प्यारे साथियों एक रिसर्च स्टेशन है, उसका नाम है हैली रिसर्च स्टेशन। ये हैली रिसर्च स्टेशन किसका है? यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है। जैसे अपन भारत के यहां पर 3 है ना बेटा, कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनिएगा, अपने भारत के 3 हैं यहां पर, जैसे मैत्री बताया मैंने, दक्षिण गंगोत्री बताया, भारती बताया। ऐसे ही हैली रिसर्च स्टेशन है किसका? यूके का। कहां पर स्थित है? तो देखो बेटा, यहां पर स्थित है फॉकलैंड आइलैंड, ये आपको पता ही है। इस जगह पर पर्टिकुलर, इस जगह पर मेरे प्यारे साथियों हिमखंड टूट गया है। बोले आपने मार्क कर दिया, क्या इसे किसी और नाम से जाना जाता है? जी हां मेरे प्यारे साथियों, इस पर्टिकुलर क्षेत्र को ब्रेंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्रेंट नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और करीब से इसे दिखाता हूं। इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये वाला क्षेत्र है। मैं आपको इसी को यूं समझिए जूम करके दिखा रहा हूं। मैच कैसे करेंगे हम इसको? आप इसे देखिए, इस प्रकार की चोंच आपको ये दिखाई दे गई अंटार्कटिका पेनिनसुला की, और इसके सामने यहां पर ये वाली जो क्षेत्र है इसको हमने कहा ब्रेंट या ब्रंट, जो भी आपको कहना हो, आप इसे ब्रंट कहें या ब्रेंट कहें। ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या हुआ है? टूट गया है। अब आप पूछेंगे कि सर थोड़ा और जूम करके दिखाइए, तो साहब और जूम करके देखते हैं। देखिए हर इमेज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमने बहुत ही सीक्वेंस में इनको सेट किया है ताकि आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि इसे जूम करके दिखाया जा रहा है। तो पहली इमेज हमने ये देखी। अब इस जगह ध्यान केंद्रित करिए, इस जगह ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो मैं इस जगह की बात कर रहा हूं। इसे और जूम करके दिखाऊं तो मैं इस जगह की बात कर रहा हूं। ये जो ब्रेंट स्थान है, ये पूरा की पूरा जो स्थान आपको दिख रहा है, इसे दिशाओं के हिसाब से मैं अगर यूं दिखाऊं, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट में ईस्ट, इधर की तरफ वेस्ट, आपको देखिए यहां पर दिख भी जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, दिखाई दिया? वेस्ट ब्रंट, है ना। ऐसे ही देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ ब्रंट। हमने एक ही स्थान को 4 भागों में बांट दिया, ठीक है बेटा। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों देखो ये रहा ईस्ट में ईस्ट ब्रंट। तो उम्मीद है अब आपको चारों दिशाएं समझ में आ गई। अक्सर हम ऐसे ही तो पढ़ते हैं दिशाओं को, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। इतनी बात समझ में आई? अच्छा अब देखो बेटा इसमें हुआ क्या है। अब मैं थोड़ा सा एक बार और एक चीज जूम करके आपको दिखा देता हूं, आप इसे देखें। देखो बेटा यहां पर आपको दिखाई दे रही है हैली। हैली क्या है बेटा? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, हैली जो है ये यूके का स्पेस स्टेशन है। क्या है बेटा ये मेरे प्यारे साथियों? हैली जो है ये यूके का यहां पर किया जाने वाला रिसर्च स्टेशन है। ये जो रिसर्च स्टेशन है ये बिल्कुल ब्रैकेट में बना के दिखाया हुआ है। देखने में थोड़ा दूर लग रहा होगा, मैं आपको दिखाऊं, ये रहा, ठीक है। फिर से देखिए, एक एक चीज को हमने बहुत सीक्वेंस में आपके लिए जूम किया है। अब देखिए आपने फिर से देखना है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये रहा हैले। हैले रिसर्च स्टेशन है। इस हैले रिसर्च स्टेशन से बेटा 17 किलोमीटर दूर आपको एक दरार दिखाई दे रही होगी। देखिए ये दरार दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल देखिए एकदम यहां पर इस प्रकार से पूरी यहां पर एकदम दरार पड़ गई है। ये कितना किलोमीटर दूर है? हैले रिसर्च स्टेशन से 17 किलोमीटर दूर है। सवाल क्या पूछा गया था आपसे? अभी आपसे सवाल भी यही पूछा गया था कि हाल ही में कहां पर, किसके नजदीक टूटने की घटना हुई है। तो ये हैले रिसर्च स्टेशन से 17 किलोमीटर दूर टूटने की घटना हुई है। इतनी बात समझ में आ गई हम सभी को। अब एक बात और देखो बेटा, ये 17 किलोमीटर दूर की घटना हमने देख ली। ये रहा रिसर्च स्टेशन। इस रिसर्च स्टेशन में यूके के लोग रिसर्च करने जाते हैं। अब आपके दिमाग में बात आएगी, तो सर ये रिसर्च स्टेशन में लोग जाते हैं तो अभी का क्या हाल है? वो तो बहुत बुरी तरह डर गए होंगे। देखो क्या है बेटा, यहां पर है ना सर्दियों में तापमान जो है वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। कितना? -50 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो यहां से क्या होता है कि सर्दियों के समय पर रिसर्च स्टेशन छोड़ करके लोग निकल लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों ये जगह फिलहाल के लिए खाली है। आप सोच के देखिए, इस जगह के बारे में वैज्ञानिकों को आज से नहीं बहुत पहले से पता था कि आने वाले टाइम में यह टूटेगा। 4 साल से यूके के वैज्ञानिकों को यह अंदाजा था कि यह जगह जो है ये टूटेगी। अब मैं आपको यहां पर देखिए पर्टिकुलर बता देता हूं, ये रहा हैले। और आपके मन में टेंशन आने लगेगी कि इंडिया का क्या हाल है,
क्या हम सुरक्षित हैं? बिल्कुल हम सुरक्षित हैं। हम थोड़ा और ज्यादा दूर हैं, आगे की तरफ मैत्री की तरफ है, इधर की तरफ हमारा जो है दक्षिण की तरफ दक्षिण गंगोत्री है, भारती अपना इस कॉर्नर पर है, तो हम पूरी तरह यहां पर सुरक्षित हैं। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, ब्रिटिशर्स का जो अंटार्कटिक में गया हुआ सर्वे है, उसने इसके बारे में पूरा वीडियो डाला है। अब आप उस वीडियो को जरा देखिए और अपने आप को फील करिए कि आप वहीं पर हैं। जरा देखिएगा, बहुत ही रोचक तथ्य के रूप में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के द्वारा इस ब्रेंट आइलैंड के टूटने का एक प्रॉपर वीडियो डाला गया है। जरा इस वीडियो को देखें मेरे प्यारे साथियों। इन्होंने बताया कि हम लोग बहुत लंबे समय से यह सोच रहे थे कि यह टूटेगा। आपको टूटता हुआ दिख रहा है? फिर से फोकस करिए, जरा यहां देखिए मेरे प्यारे साथियों। यहां पर ये 27 फरवरी का वीडियो दिखा रहे हैं कि देखिए, ये आपको फिर से दिखाता हूं मैं। देखो, ये एक बार देखो, ये था जुड़ा हुआ और ये डिस्प्लेस हुआ, है ना, इससे ये सेपरेट हो गया। क्लियर? अच्छा, और इन्होंने बकायदा अपना विमान भेज करके मेरे प्यारे साथियों यहां पर इस चीज का सर्वे करवाया। अब देखो, ये है टूटी हुई दरार, मैं आपके लिए ये भी लेके आया हूं। देखो, इनका हवाई मतलब एकदम बिल्कुल नजदीक से ऊपर विमान गया है। चला गया विमान। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। कितना करीब से हमने हर चीज को देखा, समझ में आया। अब एक चिंता की बात भी कर लेते हैं। हाँ भाई, एक बार सभी लोग जल्दी से शेयर कर दो। हाँ भाई, केशव मिश्रा, गजब तो लग रहा है, अब जल्दी से शेयर करो इसे। ठीक है, तो आपने इसको बिल्कुल करीब से देखा कि क्या यहां हुआ है ना, और ये कैसे अलग हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में बनेगा, क्या सर ये चिंता की बात है क्या? तो देखो, इस पर वैज्ञानिकों का कहना है। और सबसे बड़ी बात क्या है? तो भाई साहब, हाँ, अमित सैनी पूछ रहे हैं, सर इसका रीजन बता दो क्यों टूटा। अब इसके बारे में मेरे प्यारे साथियों, सवाल जब वैज्ञानिकों से पूछा गया कि क्या आप लोगों की रिसर्च के कारण टूट गया, क्या ये क्लाइमेट चेंज के कारण टूटा, तो फिर एक बहुत ही रोचक बात पता चली। और पता है वो क्या पता चली? कि नहीं, यह टूटना एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है। अंटार्कटिका ग्लेशियर दुनिया का इकलौता ऐसा, या अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट दुनिया का इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका साइज बढ़ता और घटता रहता है। इसमें ग्लेशियर्स का टूटना और वापस नए ग्लेशियर्स का बनना, यह एक प्राकृतिक घटना है। इसे आप क्लाइमेट चेंज से नहीं जोड़ सकते। क्लियर? तो अभी तक इसका कोई भी प्रमाण, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे ने कहा है कि इस बात का अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं है कि यह क्लाइमेट चेंज की वजह से। अदरवाइज हम लोग तुरंत क्या करते कि देखिए क्लाइमेट कैसा हो गया है, ग्लेशियर्स पिघलने लग रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ गया है, एक बेसिक रीजन यही निकल करके आता है। तो अभी तक इनका कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास इस बात का एक भी प्रमाण नहीं है कि ऐसा हुआ हो। मेरे प्यारे साथियों, इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका जिसका साइज कम और ज्यादा होता रहता है। तो ये था मेरे प्यारे साथियों पूरा फैक्ट एंड फैक्चुअल फिगर। उम्मीद है आप सभी साथियों को दुनियादारी का यह पहलू समझ में आ गया होगा। यह रहा आपके सामने पूरा इमेज के माध्यम से, तो बहुत सीक्वेंसिंग तरीके से हम आपके सामने लेकर के आए। उम्मीद है सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। अब अंटार्कटिका से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जान लेते हैं जल्दी से, एक बार धीरे से, मतलब फटाफट। कहते हैं ना, सेशन शेयर करते चलो और ये सारे फैक्ट्स लिखने हो तो लिख लो, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर जाकर के भी ये प्राप्त कर सकते हो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रोचक फैक्ट मैं आपको बताता हूं। इस ग्लेशियर का 98% हिस्सा ऐसा है जो बर्फ से ढका हुआ है। कितना परसेंट? 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, इसका केवल 2% हिस्सा ऐसा है जो गर्मियों में फ्री होता है अंटार्कटिका का। तीसरा सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे साथियों, इसे गतिशील उसके नाम से जाना जाता है, आइलैंड के नाम से या गतिशील कॉन्टिनेंट के नाम से। इसमें मूवमेंट्स होते रहते हैं। नंबर नेक्स्ट, यहां पर मेरे प्यारे साथियों एक खारे पानी की झील है जिसका नाम है विदा झील। इसका नाम क्या है? विदा झील। यह खारे पानी की झील है और इसके ऊपर मेरे प्यारे साथियों 19 मीटर ऊंची, 19 मीटर के आसपास मोटाई की
क्या लगी हुई है? बर्फ जमी हुई है। इसका पानी इतना खारा है जितना कि डेड सी का पानी खारा है, ठीक है ना। इसके ऊपर मेरे प्यारे साथियों एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट मैसिफ, जो कि यहां की सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है उसका? माउंट मैसिफ। यह तथ्य याद कर लीजिएगा, नाम क्या है? माउंट मैसिफ, जो कि यहां की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? अच्छा, एक और तथ्य देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 22 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक यहां पर सूर्योदय नहीं होता है और 24 सितंबर से लेकर के 21 मार्च तक यहां कभी सूर्य छिपता नहीं है। तो यह तथ्य आप अतिरिक्त रूप से याद कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक मछली पाई जाती है जिसका नाम है क्रिल। यहां पर एक क्रिल नामक मछली पाई जाती है। नाम याद कर लीजिएगा, क्रिल। जैसे है ना क्रिस गेल याद करते हैं, ऐसे क्रिल नामक मछली यहां पर पाई जाती है जो कि समूह में रहती है और उस समूह को हम शॉल के नाम से जानते हैं। क्रिल नामक मछली जिस समूह में रहती है उसे हम शॉल नाम से जानते हैं। यह तथ्य आप लोग अतिरिक्त रूप से याद कर लीजिएगा। 1820 से पहले अंटार्कटिका को कोई नहीं जानता था। इंसान ने 1821 से 1822 के बीच में यहां पर कदम रखा था। तो उम्मीद है आप लोगों को यह सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक एक तथ्य जो भी है सब लिखित में लाया हूं। असल में साथियों देखिए, ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये मैं बोर्ड पर भी लिख सकता हूं, लेकिन जितना समझाने का मैं समय लेता हूं उसके बाद बोर्ड पर लिखने लगता हूं तो समय और ज्यादा खर्च होता है। मेरे साथ लिखने में समय और ज्यादा बढ़ता है, तो मैं उन सारे तथ्यों को कहीं से जहां से मैं पढ़ सकता था उन्हें यहां ले आता हूं। तो उससे आपका फायदा यह होता है कि एक समय की बचत होती है और लिखित में सारी जानकारी आपको मिल जाती है। क्लियर है? तो जल्दी से सेशन शेयर करते चलिए। मैंने आपको सारी बातें बता दी। अच्छा, एक यहां पर पंछी और पाया जाता है जिसका नाम है पेंगुइन। इसके बारे में भी सवाल पूछा गया। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, यूपीपीसीएस वाले बहुत सारे बच्चे इन दिनों यूपीएसआई के लिए परेशान हो रहे हैं, है ना। यूपीएसआई का एक बैच चल रहा है, उसमें विधि यानी लॉ वाला पार्ट आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप मेरी जो शाम 5 बजे क्लास होती है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल क्लास है इंडियन पॉलिटी की। मैं आपको खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में हूबहू दिखाई देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, अनअकैडमी पर चलती है। इवनिंग 5 PM आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए वो क्लास शाम 7 बजे होगी, ठीक है ना। वैसे 5 बजे होती है। तो यूपीएसआई की तैयारी करने वाले, यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, मैं लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। तो आपको वहां कंसेप्ट भी सीखने को मिलेगा और डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। बाकी सब लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये मतलब सबके लिए महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में बोको हरम आतंकवादी संगठन खबरों में था, यह किस देश से संबंधित है? यह भी बेटा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों सवाल महत्वपूर्ण है मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूं पहले भी, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, बोको हराम आतंकवादी संगठन है संबंधित नाइजीरिया से। हाल ही में यह खबरों में क्यों आया, जरा बीबीसी की एक न्यूज देखिए। न्यूज है नाइजीरिया किडनैपिंग हंट ऑफ 300 गर्ल ए सेकंड एब्डक्ट स्कूल ग्रुप फ्रीड। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में 300 लड़कियों का अपहरण कर लिया। किसने कर लिया? बोको हराम ने। अब आप पूछेंगे सर अपहरण की घटना और वो भी आप इतनी दूर से पूछ रहे हैं, मतलब क्यों? मतलब ऐसा थोड़ी कि इंडिया में केस खत्म हो गए, इंडिया का ही कोई मुद्दा उठा लाते, आप नाइजीरिया का मुद्दा लाएं, वो भी लड़कियों के अपहरण का। भाई साहब, अगर इस सवाल का संबंध एक प्रकार से आपके कंटेंट से नहीं हुआ तो ऐसे सवाल लाने बंद कर दूंगा। तसल्ली से सुनना, एक एक तथ्य को जोड़ करके सुनना तो मजा आ जाएगा। अदरवाइज मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कहां कोई कितना मर गया, कहां कोई अपहरण हो गया। अब एक एक तथ्य को सुनना, आपको यह सवाल सीधा सटीक जाके लगेगा। अब ध्यान से सुनो। 300 लड़कियों का अपहरण हुआ हॉस्टल से। मेरे प्यारे साथियों, अब इस बात को ध्यान से समझने की आवश्यकता है और अपहरण क्यों हुआ इसके पीछे का तर्क जो है वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि किसने अपहरण किया? आंसर है बोको हरम। अब ये बोको हरम है क्या? ये आतंकवादी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। देश कौन सा है? नाइजीरिया। कहां है मेरे प्यारे साथियों? ये रहा अफ्रीकी कॉन्टिनेंट। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में इस जगह पर कौन सा क्षेत्र स्थित है? नाइजीरिया। ठीक है साथियों, नाइजीरिया की राजधानी बेनिन। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पर नाइजीरिया जो है
अगर आप इसे ध्यान से देखें, मैप की लोकेशन के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये वाली जगह तो आप पहचान ही रहे हैं, ये है गल्फ ऑफ गुइनिया। गल्फ ऑफ गुइनिया क्या है? जहां पर 0 डिग्री जो आपकी जीएमटी है वो गुजरती है और 0 डिग्री इक्वेटर गुजरती है, यानी जहां पर देशांतर और अक्षांश यानी भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर मैच करती हैं, वो है गल्फ ऑफ गुइनिया। गल्फ ऑफ गुइनिया के उत्तर में स्थित देश का नाम क्या है? नाइजीरिया। अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से मैं आपको अफ्रीका बताऊं तो ऊपर की तरफ मेरे प्यारे साथियों यहां पर है सहारा डेजर्ट, तो नाइजीरिया अपने आप में मेरे प्यारे साथियों किस क्षेत्र में आ रहा है? साहेल क्षेत्र में आ रहा है। किस में आ रहा है? साहेल क्षेत्र में आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, जब हम इस देश की बात करते हैं, अफ्रीकी देश की, तो यहां पर बोको हरम के द्वारा 300 बच्चियों का अपहरण किया गया। इस आतंकवादी संगठन को 2015 के अंदर टेररिज्म इंडेक्स में दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन नामित किया गया है। दोबारा सुन लीजिएगा, बोको हरम को टेरर इंडेक्स 2015 में दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन कंसीडर किया गया था। आप जानेंगे बोको हरम का मतलब क्या होता है। हमारे पुराने विद्यार्थी तो जानते ही हैं इस चीज को। मेरे प्यारे साथियों, बोको हरम का मतलब ही होता है पश्चिमी शिक्षा हराम है, यानी वेस्टर्न एजुकेशन फॉरबिडन। मतलब यहां पर फॉरबिड है, वेस्टर्न एजुकेशन नहीं ले सकते आप, पश्चिमी शिक्षा मना है। पश्चिमी शिक्षा मना है, पश्चिमी शिक्षा मना है। अब आप सोचिए मैंने आपको क्या कहा, इस शब्द का अर्थ ही है बोको हराम। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आतंकवादी संगठन के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं आप सबके सामने, असल में ये कुछ और नहीं अपितु क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये कहता है कि वेस्टर्न एजुकेशन मना है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी कि यह शब्द, अब सवाल भी अपने आप जुड़ा है कि इनका अपहरण क्यों हुआ, क्योंकि ये वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त कर रही थी और मेरे प्यारे साथियों इनका अपहरण कर लिया गया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, किस जगह की घटना है? ये जांजिब नामक स्थान की घटना है। कहां की घटना है? जांजिब नामक। अब आप में से पूछेंगे सर हम क्यों याद रखें? बेटा रुक जाओ तसल्ली से, सवाल खत्म हो जाए फिर बता देना कि आपने ये पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, क्या पढ़ाया, सारी बातें लेके चल रहा हूं। जांजिब नामक स्थान की घटना है। अगर मैं नाइजीरिया देखूं तो नाइजीरिया के नॉर्थ में यह जगह है। किसमें है? नॉर्थ में यह जगह है। मेरे प्यारे साथियों, नॉर्थ में जांजिब नामक स्थान पर यह जो पूरा क्षेत्र है ना, यह पूरा की पूरा क्षेत्र मेरे प्यारे साथियों बोको हराम के क्षेत्र में रहता है, यानी बोको हराम का प्रभाव रहता है। अब आप इस पूरे क्षेत्र को देख लीजिए, यह बोको हराम का वो क्षेत्र है जो नाइजीरिया के अंदर अपना प्रभाव रखता है, यानी कि इसका उत्तरी नाइजीरिया वाला जो हिस्सा है ना, यह बोको हराम के क्षेत्र में रहता है और दक्षिणी वाला जो हिस्सा है ये नाइजीरिया की सरकार के हिस्से में रहता है। रीजन क्या है? नाइजीरिया वंस अपॉन ए टाइम मेरे प्यारे साथियों ब्रिटिश कॉलोनी था, ब्रिटिश कॉलोनी, और यहां पर क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज के नाम पर तेल पाया जाता है। तो यहां के आतंकवादी संगठनों का क्या मानना है कि ये पश्चिमी लोग जो आते हैं ये यहां आकर के अपनी सभ्यता के माध्यम से हम लोगों को क्या बना रहे हैं? गुलाम बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों कि ये जो पूरा की पूरा क्षेत्र है ये यहां पर एक प्रकार से ब्रिटिशर्स का विरोध करता है, उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा का विरोध करता है। अब आपको जान करके एक तथ्य और अच्छा लगेगा, और वो तथ्य क्या है मेरे प्यारे साथियों? बोको हराम। बोको हराम में शब्द बोको हराम का मीनिंग क्या है? पश्चिमी शिक्षा हराम है। यह तो बोको हराम का शब्द का अर्थ हुआ। नंबर 1, इसका वास्तविक नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों? इसका वास्तविक नाम है जमात ए अहली सुन्नी। देखिए थोड़ा सा शब्द थोड़ा मतलब वैसा है, जमात ए अहली सुन्नी लियादवी वल जिहाद, ये इसका नाम है रियल में। तो बोको हराम तो इसका एक तरह से मोटिव वाक्य है, अदरवाइज इस पूरे की पूरे आतंकवादी संगठन का नाम जमात ए अहले सुन्नी लिदावी अल जिहाद है। इनका ऑन एन एवरेज स्ट्राइक रेट है 1000 से लेके 1100 लोगों को ये हर साल मारते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके विपक्ष में कोई गवाह भी नहीं देता। जब यहां पर पुलिस गई पूछने के लिए कि एक बात बताइए आपके यहां पर क्या हुआ, तो लोगों का कहना है कि हमारे यहां तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ लोग आए थे और वो शायद, मतलब यहां पर डर इतना है। इस क्षेत्र में जांगेबे नाम से मेरे प्यारे साथियों क्षेत्र है जहां पर इनका अपहरण हुआ, और पूछने के लिए जब पुलिस गई तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों लोगों ने क्या आंसर दिया? हमारे यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। अर्थात इनके कहने का अर्थ यह है ही नहीं, और मतलब रिपोर्ट्स में यह बात निकल के नहीं आ रही है कि बोको हराम वाले उठा करके ले गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कुछ लोग आए थे जो ये कह रहे थे कि आपको टीकाकरण करना है, रात को उठा करके टीकाकरण
टीकाकरण के नाम पर ले गए। ऐसी घटनाएं यहां कॉमन हैं और इन घटनाओं में मेरे प्यारे साथियों लड़कियों के साथ में जो अनैतिक कार्य हो सकते हैं वो तो अलग हटाइए, इसके बाद में उनकी रिहाई के नाम पर रैंसम वसूला जाता है। अब आप पूछेंगे क्या यहां की सरकार कुछ नहीं करती, क्या यहां के राष्ट्रपति कुछ नहीं करते? तो मेरे प्यारे साथियों ऐसा नहीं है। यहां पर वर्ष 2018 में भी 276 लड़कियों को अगवा किया गया था। 2018 में भी 276 लड़कियों को अगवा किया गया था, जिसके चलते हुए यहां पर मेरे प्यारे साथियों मतलब इसके अंदर 2018 में भी जब अगवा किया गया था नाइजीरिया के अंदर, तो स्कूल एजुकेशन को सेफ बनाने के लिए बोको हराम में ही नाइजीरिया के अंदर ही एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मदद से। देखिएगा एक एक तथ्य को मैं बहुत ही अच्छे से रिलेट करके पढ़ा रहा हूं, इन तथ्यों को सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। 2018 में जब यह घटना हुई, यानी कि बच्चियों का अपहरण 2018 में भी हुआ था, तब ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जिसका आप लोग दावोस शिखर सम्मेलन सुनते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं कोलोगनी स्विट्जरलैंड में जिसका मुख्यालय है, उसकी मदद से मेरे प्यारे साथियों यहां पर एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था पूरे देश में, नाइजीरिया में, जिसे हम लोग कहते हैं सेफ स्कूल इनिशिएटिव। हालांकि यह इनिशिएटिव 2014 का था, लेकिन इसकी रीलॉन्चिंग 2018 में फिर से की गई और क्या कहा गया? सेफ स्कूल इनिशिएटिव। यानी कि यहां पर स्कूलों में बच्चों को भेजने का डर है क्योंकि यहां से लोगों को उठा करके ले जाया जाता है। तो दो तीन बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। पहली बात, बोको हराम जो एक आतंकवादी संगठन है, यह पढ़ाई करने ही नहीं देना चाहता। नंबर दूसरा, इसके चलते यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सब मिलकर के यूनिसेफ यहां मिलकर के सेफ स्कूल इनिशिएटिव चलाते हैं। उस इनिशिएटिव के तहत यहां पर स्कूलों के चारों तरफ बाड़ेबंदी होती है, सेना के जवान तैनात रहते हैं, तब जाके एजुकेशन दिया जाता है। उसके बावजूद यहां पर लोगों का अपहरण हो जाता है। फिर बड़ा सवाल बनता है, क्या सर ये सवाल पूछे जाते हैं? ये देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का सवाल है। मेरे प्यारे साथियों जो भी न्यूज चर्चा में रहती है ना, उन न्यूज को बहुत अच्छे से पढ़ लिया करो। दुनिया में सारा मैप याद करने का नहीं होता है, लेकिन जो सुर्खियों में है वो याद करने का होता है। और इस प्रकार का एक सवाल 2018 प्रीलिम्स में पूछा गया है। और क्या पूछा गया है, जरा न्यूज की हेडलाइन पढ़ लीजिएगा। मैं तो केवल इतना पढ़ाऊंगा, बाकी आपको दे दूंगा, करते रहना। यहां पर कहा गया है रीजन समटाइम मेंशन्ड इन न्यूज कंट्री। आपको बताना है वो क्षेत्र जो सामान्यतया न्यूज में रहते हैं उनके बारे में कमेंट करिए। और यहां पर देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये मेंशन रहा नाइजीरिया और स्थान है ओरोमिया। आपको याद होना चाहिए मैंने 2018 का प्रश्न पूछा था आपसे। 2018 के अंदर मैंने कहा था कि भाई अपहरण की घटना हुई थी, याद है? मैंने कहा था 2 साल पहले। ये 2018 का ही प्रीलिम्स है। नाइजीरिया को ऑप्शन में देकर के इन्होंने सवाल पूछा है और आप 2018 का ये स्थान देख लीजिएगा जहां पर घटना हुई। इस स्थान का नाम चिबोक था। इस स्थान का नाम क्या था जो 2018 में हुई थी? इस स्थान का नाम मेरे प्यारे साथियों चिबोक था। चिबोक यानी 2017 के एंड की घटना है। चिबोक नामक स्थान की घटना है और 2018 में यूपीएससी प्रीलिम्स ने यह सवाल पूछ लिया मेरे प्यारे साथियों कि बताइएगा क्या यह कोई घटना नाइजीरिया के साथ में कोई घटना हाल ही में जुड़ी हुई है? तो आप ऐसे ही मत समझिएगा, हर प्रश्न का कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है। और हम पूरी शिद्दत के साथ जब ये अनश्योर कर लेते हैं कि ऐसे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तब जाकर के आपके लिए लेकर आते हैं। अदरवाइज भाई साहब इतनी न्यूज और इतनी मेहनत करने में बहुत ज्यादा झाग आ जाते हैं, दुनियादारी की सारी चीजें खोजते खोजते। समझ गए? तो अब फिर से लौटता हूं, फिर से मैं बता दूं, अभी फिर से स्थान चर्चा में है। जगह का नाम क्या है? जान गेबे फिर से चर्चा में है। याद कर लीजिएगा, नाइजीरिया का क्षेत्र है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई हो। तो यह सवाल अपने आप में रिलेट कर गया। अगर यह सवाल पूछा गया कि वापस से कोई न्यूज दिखा करके पूछा गया हाल ही में यह क्षेत्र चर्चा में था, कहां से था, तो आपको बता देना है। 2017 की न्यूज 2018 के करंट में बनकर के आई है और हमने आपको यहां पर भी जो क्षेत्र चर्चा में है यह बता दिया है। अगर आपको यह बात समझ में आ गई हो तो एक बार दबा करके सेशन को शेयर कर दो अपने तमाम साथियों के साथ में। मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए हम लोग एकदम रिलेवेंट एट पार जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है उन सवालों को यहां लेकर के आते हैं। उम्मीद है आप हमारी मेहनत को रिकॉग्नाइज करेंगे और अपने साथियों से इसे शेयर करने में बिल्कुल नहीं हिचकेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपके लिए कंपटीशन बढ़ता नहीं है, अपितु आप लोगों की मदद जो मैं कर रहा हूं अपने माध्यम से वो आगे पहुंचती है। और कहते हैं कि इस दुनिया में आप लोग जितना किसी और की मदद करेंगे, ईश्वर आपकी मदद के उतने ही रास्ते खोलेगा। क्लियर है? तो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, उन्हें समझाएं
कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है। क्लियर बेटा? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मोहम्मद बुहारी जो है यहाँ के वो हैं, कैपिटल अबूजा मैंने आपको बता दी, ये क्लियर हो गया। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पे हमने ये सारी बातें बता दी। हां, मोहम्मद यूसुफ जो है यहां पर मेरे प्यारे साथियों बोको हराम के संस्थापक माने जाते हैं। क्लियर? चलो साथियों एक अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भारत के इतिहास से, विशेष रूप से मेरे प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं तो भारत के इतिहास में यह संबंधित प्रश्न है। किस चीज से संबंधित है? तो यह प्रश्न संबंधित है मेरे प्यारे साथियों भक्ति मूवमेंट से। किससे संबंधित है? भक्ति मूवमेंट से संबंधित प्रश्न है। बहुत ही अच्छा सवाल है, करके देखते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को जब आप रिलेट करके पढ़ते हैं बहुत फायदा होता है। सबसे पहला सवाल तो भाई जो सवाल दिख रहा है उसका तो मैं आंसर कर ही देता हूं। सवाल पूछा गया है, हाल ही में गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई। कब मनाई गई? 27 तारीख को मनाई गई। मेरे प्यारे साथियों अभी महीना चल रहा था माघ, तो अब आप पूछेंगे कि 27 फरवरी को ही क्यों मनाई गई? भाई ऐसा थोड़ी है कि उस समय जो था वो ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता था, अंग्रेजों वाला कैलेंडर तो था नहीं। जिनके बारे में यही नहीं पता कि इनका जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ था, आपने जन्म शताब्दी कैसे बना ली? मतलब आपने उनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट कैसे कर लिया? मेरे प्यारे साथियों गुरु रविदास, दैट इज रैदास भी बोलते हैं इनको कई बार, गुरु रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा को हुआ था। कब हुआ था? माघ पूर्णिमा को। और इस बार माघ पूर्णिमा पड़ी 27 फरवरी को, इसलिए मेरे प्यारे साथियों इनको क्या मनाया गया? इनकी जयंती को मनाया गया। इतनी बात समझ में आती है? अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। अब मैं आपको, यह है संत गुरु रविदास, भक्ति आंदोलन के बहुत बड़े प्रवर्तक, जाति सुधारक, यानी जातियों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करने के लिए इन्हें जाना जाता है। और अभी मैं सारी बातें सिखाऊंगा आपको, भक्ति मूवमेंट क्या है बहुत सरल रूप से सिखाऊंगा, सारी बातें समझ में आएंगी। लेकिन इस सवाल से जुड़ी हुई जानकारियां जान लीजिए मेरे प्यारे साथियों। कहने के लिए तो ये कहते हैं कि संत गुरु जो ये रविदास जी हैं ये भक्ति आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, और इनके जन्म को लेकर के श्योरिटी नहीं है ये 15वीं शताब्दी के थे कि 16वीं शताब्दी के थे। एविडेंसेस दोनों के मिलते हैं। अब 15वीं शताब्दी बोले तो क्या होता है? 15वीं शताब्दी का मतलब 1400 से लेकर के 1599 तक, और 16वीं शताब्दी 1499 तक ये तो कहलाती है 15वीं, और 1500 से लेकर 1599 तक 16वीं कहलाती है। ठीक है, माघ पूर्णिमा को मनाया गया। मेरे प्यारे साथियों हिंदी कैलेंडर के अंदर ये कुछ महीने होते हैं, इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार वैशाख पूर्णिमा, शुक्ल पूर्णिमा, फागुन की पूर्णिमा, ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं, है ना? तो एक बार के लिए जरा यहां देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपसे अभी हाल कहा कि माघ पूर्णिमा में सेलिब्रेट किया गया। तो देखिए बेटा, हिंदी का जो महीना माघ है, ये माघ असल में जनवरी और फरवरी के बीच पड़ता है इंग्लिश कैलेंडर के, यानी कि 15 जनवरी से 15 फरवरी, लमसम, ये कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक आइडिया लगाया जाता है जनवरी फरवरी के आसपास, जो अपना इंग्लिश कैलेंडर कहता है, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, उस समय पड़ता है माघ। इसके जस्ट बाद क्या आएगा? फागुन। फागुन में क्या उड़ेगी? फाग, दैट इज होली आएगी, है ना बेटा? और सबसे पहला चैत्र जो है वो पहला मंथ माना जाता है, जिसमें चैत्र शारदीय नवरात्रे शुरू होते हैं। साथ में मेरे प्यारे साथियों चैत्र मंथ में ही आपका जो हिंदू नववर्ष है वो मनाया जाता है। तो चैत्र जो है वो मार्च अप्रैल के आसपास है, फिर वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार को यहां पर अश्विन कहते हैं, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष और माघ। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। तो माघ पूर्णिमा को संत गुरु रविदास का जन्म दिवस मनाया जाता है। पहली बात तो यह समझ में आती है। अब चलते हैं कि यह भक्ति आंदोलन के प्रणेता कहलाते थे। सवाल बनता है कि यह भक्ति आंदोलन था क्या? आइए अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूं भक्ति मूवमेंट का। मेरे प्यारे साथियों भक्ति मूवमेंट का अगर मैं शाब्दिक अर्थ निकालूं तो केवल इतना समझना मेरे प्यारे बच्चों कि भक्ति असल में जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, ईश्वर में आप भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, उसके प्रति प्रेम भाव हो, यानी जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, डिवोटी एंड डिवोटेशन जिनका भी हो रखा है, उनके बीच का जो एक प्रकार का कनेक्शन है वो किसी भी प्रकार की परंपरा, रीति रिवाज, जात पात, ऊंच नीच, उन सब से परे हो। एक बार के लिए आप मानिए, आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो किसी ना किसी भगवान को मानते होंगे, किसी ना किसी फेथ में या किसी ना किसी चीज में आप विश्वास रखते होंगे। कई ऐसे भी होंगे जो आस्तिक ही नहीं होंगे, मतलब भगवान में विश्वास नहीं है। भगवान में विश्वास ना होना भी एक विश्वास है कि आपको यह पता है कि भगवान नहीं है। दैट मीन्स यू आर ऑल्सो एन स्पिरिचुअल पर्सन, कि आपको विश्वास है कि भगवान नहीं है, यानी विश्वास तो आपको भी है। ऐसी स्थिति में जिनको जिसमें भी फेथ है, उस फेथ को निभाने के लिए सोचिए, अगर आपसे यह कहा जाए कि आपको भगवान की
जिसको भी आप चाहते हैं, लेट से आप भगवान कृष्ण को चाहते हैं, आप उनकी बात मानते हैं, एक प्रकार से उनको आप अपना आराध्य देव मानते हैं, और मानते समय आप उनसे किसी भी प्रकार की ये अपेक्षा नहीं करते कि इनके लिए यह व्रत करना जरूरी है, नहा के पूजा करना जरूरी है, या फिर जैसे कहते हैं ना कि भाई ये 2 व्रत करोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, या फिर ये यज्ञ करोगे, अनुष्ठान करोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये सब चीजों से परे फिर आपको मतलब पंडित जी को इतनी दक्षिणा देनी होगी, पंडित जी से ये भक्ति भाव पूजा पाठ करवानी होगी, इन सब से परे आपके मन में आस्था है, आप अपने आस्था के प्रति अभिव्यक्ति कर दीजिए, दैट इज योर भक्ति। यानी भक्ति के अंदर ना तो जात पात का भेद होगा, ना ऊंच नीच का भेद होगा, ना अमीर गरीब का, ना रंग का, किसी भी चीज का भेद नहीं होगा। इसे कहते हैं भक्ति। अब आपको जानना होगा कि यह भक्ति आंदोलन को आंदोलन क्यों कहा गया। अब मैं आपको यह बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम होगा कि हम मिडाइवल इंडिया में इस चीज के बारे में पढ़ते हैं, यानी अंग्रेजों के आने से पहले, सन 1700 से पहले लेकर के हम ये बात पढ़ते हैं कि जब भारत के अंदर मुगल आक्रांताओं का अटैक हो रहा था या फिर विदेशों से आक्रांता आ रहे थे, तो वो यहां पर लूटने खसोटने तो आ ही रहे थे, और यहां पर अपनी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उन्हें भी हमारे ऊपर थोप रहे थे। बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, गिरजाघरों को तोड़ा गया, जो भी चीजें यहां ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी उन्हें तोड़ा गया, रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स को अपना मतलब निशान बनाया गया, लोगों में यह डर बिठाया गया कि जो आने वाले आक्रांता अपना धर्म लेकर के आ रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम आक्रांता, और वो जब यहां आकर के मेरे प्यारे साथियों पूरे धर्म का नाश कर रहे थे, यहां एग्जिस्टिंग परंपराओं का नाश कर रहे थे, तो उस समय तमिलनाडु के अंदर मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, कहां पर, तमिलनाडु के अंदर 2 संत संगठन हुए। एक का नाम था नैनार, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एक का नाम है अलवार। ध्यान से सुनिएगा, है ना, ये अलवार अलवर से याद कर लीजिएगा, नैनार और अलवार 2 संगठन हुए। कहते हैं कि ये 7वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के थे। ये लिख लेना बेटा, मैं आपको पूरा भक्ति मूवमेंट ऐसा पढ़ा दूंगा कि इसके बाद भक्ति मूवमेंट की समझ पूरी विकसित हो जाएगी, फिर आपको बस तथ्य घुसाने हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों नैनार, अब नैनार वो लोग थे जो शिव के उपासक हुआ करते थे, शिव उपासक। ठीक है, और जो मेरे प्यारे साथियों अलवार थे, ये विष्णु उपासक हुआ करते थे। कौन से? विष्णु उपासक। क्लियर? इन लोगों ने मेरे प्यारे साथियों एक नया आंदोलन तमिलनाडु में शुरू किया, और वो ये था कि भाई अब तक देखिए 2 बातें बहुत सिंपल सी होती हैं कि अगर कोई भी आपके मान्यताओं पर, आपकी धार्मिक परंपराओं पर आक्रमण कर रहा है, तो आक्रमण करने का उसका तर्क यह होता है कि भाई जो निम्न जाति सो कॉल्ड उस समय पर वर्ण व्यवस्था के तहत जो पोस्ट वैदिक काल में आ चुकी थी, जाति पाति का उच्च भेदभाव हो चुका था, 4 वर्ण आ चुके थे, तो जिनको निम्न जाति का कहा जाता था, उन लोगों को सबसे ज्यादा घृणा अपने ही धर्म से इस बात की होती थी कि यार हमें मंदिर में ही नहीं जाने देते, हमें मंदिर प्रवेश ही नहीं करने देते, हमारे साथ छुआछूत करते हैं। ऐसी स्थिति में धर्मांतरण बहुत आसान होता था। भाई क्या होता था, जब आपको मालूम होगा जब ब्रिटिशर्स भी इंडिया आए थे तो ईसाई मिशनरियां इंडिया क्यों आई थी? उन्होंने टारगेट किया कि जो भी निम्न जाति के लोग, जो उस समय हमारे धर्म के अंदर विभेद चलता था, उच्च जाति निम्न जाति, उनको टारगेट करो कि आओ तुम्हारे साथ यहां पर ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है, तुम्हारे साथ यहां पर ऊंच नीच का छुआछूत का यह भेदभाव किया जाता है, तुम लोग हमारे धर्म में चलो, वहां सब समान है, वहां पर कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई भी शूद्र नहीं है, सब एक साथ ही रहते हैं। यह चीज बहुत फैसिनेट करती थी। तो ऐसी स्थिति में धर्म के अंदर हो रहे विखंडन को रोकने के लिए संतों ने अपने हाथ में एक प्रकार का बीड़ा उठाया, और अलवार और नैनार 2 पर्टिकुलर संगठन बने जिसे आप भक्ति मूवमेंट के नाम से जानते हैं। उस समय तत्काल में मेरे प्यारे साथियों शंकराचार्य होते थे जो कि बौद्धिज्म को चैलेंज कर रहे थे, क्योंकि उन दिनों बौद्धिज्म चरम पर था, है ना। तो भाई बुद्धिज्म को मान्यता को टक्कर देते हुए ये चीजें आती आगे चली गई, और फिर ये पूरा की पूरा साउथ इंडिया का इशू था। कहां का था? दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत में ये प्रॉपर तरीके से चला भक्ति मूवमेंट, बहुत तरीके से प्रसारित भी हुआ। फिर इसे नॉर्थ इंडिया में लेकर के आने का कार्य किया जो संत थे रामानंद। मेरे प्यारे साथियों संत रामानंद ने, उनके बारे में भी कहते हैं कि 14वीं से 15वीं शताब्दी, इनके बारे में भी मतलब प्रॉपर स्पष्ट फैक्ट फिगर यही नहीं मालूम है। ये साउथ से चल रहे इस दक्षिण भारतीय आंदोलन को उत्तर भारत में ले आए,
और रामानंद जो संत थे इनके अनुयायी हुए। कौन कौन? लगभग 10 प्रमुख अनुयायी हुए। उन प्रमुख अनुयायियों में से मेरे प्यारे साथियों जिनका नाम आपने सुन रखा है संत कबीर, जिनका नाम सुन रखा है मीराबाई, ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों संत रविदास, ये इनके प्रमुख थे। और भी बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल जिन्हें आप जान जाएंगे, रिलेट कर जाएंगे, वो ये थे। मेरे प्यारे साथियों रविदास जी जो थे इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। कहां हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और ये मेरे प्यारे साथियों मोची के घर में जन्म लिए थे। मोची का मतलब एक निम्न जाति उस समय जो मानी जाती थी, जो जूते गांठने का काम किया करते थे, उनके घर में इनका जन्म हुआ। इन्होंने भक्ति मूवमेंट चलाया, जाति पाति का भेदभाव मिटाया, लोगों के बीच में जो वैमनस्य था उसे दूर करने का प्रयास किया। इनका जो क्षेत्र था वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में ये पूरी तरह से व्यापक रूप से प्रसारित हुए। यही कारण है कि संत रविदास की जो वाणियां हैं उनमें से 40 कविताएं ऐसी हैं मेरे प्यारे साथियों, इनके द्वारा कही गई 40 कविताएं ऐसी हैं जो सिखिज्म के अंदर जो गुरु ग्रंथ साहिब है, मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं। जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो सिखिज्म का बहुत बड़ा नोबल किताब मानी जाती है, उसमें मेरे प्यारे साथियों इनकी 40 कविताएं लिखी हुई हैं। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब है, सिखिज्म की जो सबसे मूल प्रति है, आदि ग्रंथ जिसे कहा गया है, उसमें भी रवि साहब की यानी रविदास साहब की जो कविताएं हैं वो लिखी हुई हैं। उम्मीद है आपको भक्ति मूवमेंट में रविदास जी का योगदान और सिखिज्म में इनके द्वारा लिखी हुई जो वाणियां हैं वो लिखी हुई हैं। क्लियर हो गया? उम्मीद है सभी साथियों को यह बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सेशन शेयर कर दो यार, इसमें कंजूसी मत करो। कितनी बेसिक और एलिमेंट्री नॉलेज मैंने आपको दी है ना? तो ये महान संत थे गुरु रविदास जी, इनके बारे में आप लोगों ने जान लिया। कहते हैं अगेन मैं वही बोल रहा हूं, मैंने बहुत सारे फैक्ट फिगर पढ़े कि इनका जन्म 1433 को हुआ था। संवत 1433 माघ पूर्णिमा थी उस समय जब इनका जन्म हुआ था। मैंने आपके सामने इनकी सारी बातें बता दी है। व्यापक प्रभाव था, मीराबाई के ये समकालीन थे। उम्मीद है आपको ये जाति पाति में जाति है जो केतन के पात, रैदास मानुष ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। संत रैदास जातिवादी और प्रभु भक्ति के पाखंड के घोर विरोधी थे और उनके दोहों में भी ये चीज दिखती है। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊं सहज रूप, यानी कि मैं मन से ही ईश्वर को मानता हूं। ये इनके कुछ पंक्तियां थी मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना? तो आप लोगों ने ये सारी चीजें देख ली। भक्ति मूवमेंट के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी। उम्मीद है आपको आज भक्ति मूवमेंट के बारे में बहुत सारी बातें पता चली होंगी, ठीक है ना? एक बार जल्दी से साथियों सेशन को शेयर करो। मैंने भक्ति मूवमेंट सारा की सारा आप लोगों को पढ़ा दिया है। संत रामानंद थे जो यहां पर लेकर के अपने साथियों को चले आए। भारत में कौन कौन सी जगह क्या क्या पनपा, विशेष रूप से जो सूरदास, रामानंद, कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, ये सभी उसी समय के मेरे प्यारे साथियों संत कवि हुआ करते थे, ठीक है? तो इस प्रकार के पूर्व में पूछे गए सवाल भी हैं जो भक्ति मूवमेंट से सवाल पूछे गए हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहां पर कहां जन्म हुआ, क्या कुछ था, रविदास किस धर्म के थे, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर सवाल आपको अच्छे लग रहे हो, चीजों की व्याख्या से आप खुश हो, तो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करते चलिए। आगे सुनते हैं मेरे प्यारे साथियों। सवाल क्या है? इसरो ने भगवत गीता के साथ 19 उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया है? साथियों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यह सवाल इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है कि इसरो ने क्या लॉन्च किया। भाई साहब, भगवत गीता और मोदी जी की फोटो ये भी गई है, आप इन सबको हटाओ। ये तो सब ठीक है कि इसरो की लॉन्चिंग थी, जो भी स्पष्ट फैक्ट थे वो तो सब पढ़ाऊंगा ही। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों अब मैं आपको बहुत सारी बातें यहां बताऊंगा, ये याद कर लेना। PSLV C-51 की उड़ान संपन्न हुई, 19 उपग्रह भेजे गए। 19 उपग्रह में मेरे प्यारे साथियों ये इस प्रकार के थे, 14, 4, 1, ठीक है? 14 जो उपग्रह थे ये किसी एक कंपनी ने भेजे, 4 उपग्रह किसी एक कंपनी ने भेजे, एक किसी एक कंपनी ने भेजा। भेजने वाला जो रॉकेट था वो एक ही था, दैट इज PSLV C-51। इसका मीनिंग क्या है? आइए मैं आपको सारी बातें एक एक करके बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। मेरे प्यारे साथियों यहां पर 19 उपग्रह जो भेजे गए हैं, इसको मैं आपको समझाने के लिए कुछ तथ्यात्मक बातें बताना चाह रहा हूं, उन्हें समझने का प्रयास करिएगा। मेरे प्यारे साथियों सबसे पहली बात, PSLV को सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया, यह तथ्य है। इसमें क्या था? इसमें मेरे प्यारे साथियों अमेजोनिया 1, पहली चीज। अब यह याद कर लीजिएगा, बहुत ही सारे फैक्ट्स आपको आज यहां पर पता चलेंगे, इन्हें याद कर लीजिएगा बेटा। अमेजोनिया 1 नामक एक सैटेलाइट छोड़ा गया। देखिए सैटेलाइट होता क्या है,
एक रॉकेट है, उसके ऊपर पेलोड बनाया हुआ है, उसमें सैटेलाइट भर दिया। 19 सैटेलाइट, साल का पहला सफल प्रक्षेपण है ये, फरवरी में, यानी कि अपन ने अभी किया है। क्लियर है? अच्छा, इसमें मेरे प्यारे साथियों अमेजोनिया 1 सैटेलाइट भेजा गया। ये किसकी मदद, किसके लिए भेजा गया? ब्राजील के लिए भेजा गया है। अमेजोनिया नाम से ही स्पष्ट है, अमेजोनिया। अमेजोनिया से क्या मतलब? अमेजन। ये करेगा क्या मेरे प्यारे साथियों? ये अमेजन के जो जंगल है ना, अमेजन के जो जंगल हैं, यार क्या लिख दिया मैंने, अमेजन के जो जंगल हैं उनकी कटाई की निगरानी करेगा। ब्राजील सरकार ने इसरो की मदद से भेजा है। कौन से जंगलों की निगरानी करेगा? अमेजन के जो जंगल हो रहे हैं उनकी जो कटाई हो रही है उनकी निगरानी करेगा। तो ये निगरानी का सैटेलाइट है जो कल 28 फरवरी को भेजा गया है। पहली बात तो ये हो गई। बेटा ये जो इतना बड़ा सा आपको दिख रहा है ना, ये पीएसएलवी है। इसके ऊपर ये जो कैप सी दिख रही है ना, ये पेलोड है। यहां सैटेलाइट भर के भेजे जाते हैं। पहली बात, यहां पर साहब एक ऐसा पेन ड्राइव भी भेजा गया है, हार्ड ड्राइव, जिसमें भगवत गीता और मोदी जी की फोटो भी अपलोड करके भेजी गई है। इसरो भी जो है थोड़ा भक्ति कर रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। कहां से भेजा गया है? आंध्र प्रदेश के अंदर श्री हरिकोटा से भेजा गया है। यहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, SHAR के नाम से जिसे आप जानते हैं, वहां से मेरे प्यारे साथियों इसे लॉन्च किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई। इसरो ने PSLV रॉकेट के जरिए 19 उपग्रह यहां पर भेजे हैं और सैटेलाइट में एक SD कार्ड, जो मेमोरी कार्ड होता है ना, उसको भी भेजा गया है, जिसमें भगवत गीता और मोदी जी की तस्वीर भेजी गई है। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर 19 रॉकेट में से एक जो ब्राजील का अमेजोनिया 1 है, यह भी शामिल है। क्लियर है? अब देखिए भाई साहब, अमेजन मतलब कहीं गलती से एलियन वेलियन मिल जाए और फिर वो पूछे कि मोदी जी क्या प्लान है, बोले जहां तुम हो वहां भी आ रहे हैं हम। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा मतलब संभल के रहने के लिए भाई साहब इसरो ने अपना मैसेज ऊपर तक भेज दिया है। चलिए, तो अब आपको यहां पर सबसे बड़ी बात जो समझ में आनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, धरती के चारों तरफ ये लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, दैट इज PSLV में चक्कर लगाएगा, है ना। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, तो 200 से लेके 2000 किलोमीटर तक चक्कर लगाएगा। धरती के चारों तरफ 3 कैटेगरी होती हैं। PSLV के लिए जो है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। हम लोग PSLV से हालांकि 20,000 किलोमीटर तक सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, धरती में लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट होता है। ये लो अर्थ ऑर्बिट से लेके मिडिल अर्थ ऑर्बिट के बीच में सबको छोड़ दिया है, 200 से लेके 20,000 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, अब जरा उसे सुनिएगा। मेरे प्यारे साथियों, BSLV 20 साल से काम कर रहा है। इस 20 साल से करते हुए काम में इसकी ये 53वीं उड़ान थी। इसको आप ऐसे समझिएगा। कौन सी उड़ान थी? 53वीं उड़ान थी। इसमें से 51वीं सफल उड़ान थी। 51वीं सफल उड़ान थी, यानी कि 2 बार फेल भी मार चुका है। पहली बार जब छोड़ा गया था तो ये फेल मार गया था। अब मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको समझना। आपको यह जानना होगा मेरे प्यारे साथियों कि हमने जो यहां पर सैटेलाइट भेजे हैं, इसमें से 13 सैटेलाइट ऐसे हैं जो अमेरिका के हमने भेजे हैं। कितने सैटेलाइट अमेरिका के हैं? 13 सैटेलाइट अमेरिका के भेजे हैं। अब जो 13 सैटेलाइट हमने अमेरिका के यहां पर भेजे हैं मेरे प्यारे साथियों, एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। इसके अलावा हमने एक ब्राजील का भेजा है, एक सैटेलाइट ब्राजील का भेजा है। ब्राजील वाले सैटेलाइट का नाम क्या है? अमेजोनिया 1, ये याद कर लेना। अब आप पूछेंगे सर एक बात बताओ, क्या अमेरिका के पास में स्पेस एजेंसी नहीं है क्या? मैंने कहा बिल्कुल है, उनकी नासा है। तो बोले सर वो नासा से क्यों नहीं भेज दिए? और तो और सर इनके पास तो स्पेस एक्स भी है। तो फिर एक बात बताइए सर, इन्होंने हमारे वाले से क्यों भेजा? हमने कहा भाई जहां से सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा वहां जाएगा। बोले सर 1 मिनट रुको, एक बात बताओ, कल को मुझे भी सैटेलाइट भेजना हो तो मैं भेज सकता हूं क्या? बिल्कुल भेज सकते हो। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई आप बिल्कुल भेज सकते हो। बोले कैसे भेजे? मैंने कहा लो अब मैं आपको एड्रेस दे देता हूं, आप सैटेलाइट बनाओ और भेजो। बोले सर मजाक कर रहे हो क्या सैटेलाइट बनाना? हमने कहा यार एक मूवी है मार्स ऑर्बिटर मिशन, उसको देखना। मिशन मंगल भारत के अंदर एक मूवी बनाई हुई है, अगर आपने देखी हो तो उसमें बताया कि सैटेलाइट बनाना तो बहुत आसान सा काम है, तुलनात्मक रूप से इंजीनियरिंग वाले छात्र बना भी सकते हैं। हमारे कॉलेज ने भी बनाया था, जुगनू नाम से। फिर सवाल बनता है, बोले सर एक बात बताइए फिर दिक्कत किस चीज में आती है? मैंने कहा भेजने में आती है सारी दिक्कत। तो सैटेलाइट में क्या है भाई, 2-4 छाजड़े वाजड़े, अगर अपन देहाती भाषा में बोले, सोलर पैनल लगा हुआ है, सैटेलाइट लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, आसमान में छुड़वाना है। बोले अच्छी बात है, तो भेजने में दिक्कत आती है रॉकेट में। हमने कहा ठीक है, रॉकेट हमारा सस्ता पड़ता है। बोले ठीक है भेज दिया, लेकिन सर एक बात बताओ संपर्क कहां करें? मैंने कहा किससे संपर्क करना है? सर जैसे मान लो कि मैंने कहा भाई मेरे सैटेलाइट भिजवा दो, किससे बात करें? आई ना मुद्दे की बात, अब करवाते हैं आपकी बात। भारत सरकार के द्वारा 2 प्राइवेट एजेंसी बनाई गई हैं।
जिन जो टेंडर लेती हैं, आप उनसे कहो कि भाई साहब अपना सैटेलाइट छुड़वाना है, तो भाई वो आपके सैटेलाइट छुड़वा देंगी। बोले क्या बात कर रहे हो? मैं कहा जी हां मेरे प्यारे साथियों, आपके देश में ऑलरेडी 2 कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें से एक का नाम है इन स्पेस। क्या नाम है? इन स्पेस। याद कर लेना। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो आपने यहां पर अभी जो 19 सैटेलाइट भेजे हैं, उन 19 सैटेलाइट में से मेरे प्यारे साथियों जो 14 सैटेलाइट यहां पर भेजे गए हैं, वो 14 सैटेलाइट इस इन स्पेस के द्वारा ही भेजे गए हैं। यानी कि इसी ने उनकी डील तय की थी कि लाओ भाई आपके सैटेलाइट बिकवा दें। बोले ये क्या है? मैंने कहा देख लीजिएगा, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसरो जब दुनिया भर के सैटेलाइट छोड़ने जाता है तो उसको ठेका कौन देता है? तो एक प्राइवेट कंपनी है इसरो के ही साथ में, लेकिन ये प्राइवेट मत समझिए आप इसे, रहती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, उसके मतलब स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी के अधीन ही काम करती है, लेकिन ये प्राइवेट टेंडर लेती है कि भाई किसी को अपना सामान भिजवाना हो, ऊपर बताओ हम है कार्गो एजेंसी। ये है दूसरी मेरे प्यारे साथियों। और इसके बारे में बता दूं मैं आपको, इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। कब? 2020 में ही की गई है। इससे पहले भी एक 2019 में भी हमने स्थापित की हुई है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। मेरे प्यारे साथियों, ये दूसरी कंपनी है भारत की जो क्या करती है सेम इसी प्रकार का कार्य जो NSIL ने किया, जो कि आपके इन स्पेस ने किया है। तो दोबारा सुनिएगा, इसरो ने जो अपनी सैटेलाइट भेजी हैं वो इन स्पेस और NSIL की सहायता से भेजी हैं। इसरो का तो अपना जहाज है जिस पर सैटेलाइट लोड कर दिए कि जाओ बेटा उड़ जाओ, लेकिन उसे टेंडर यानी कि ठेके दिलवा के कौन लाया? तो NSIL और इन स्पेस। और ये बंदे करते क्या हैं आप सुनिए। इन सैटेलाइट भेजने वालों से कहा कि तुमको एक बात बताओ, नासा वालों ने क्या भाव दिया? बोले साहब वो कह रहे हैं कि एक सैटेलाइट 10 करोड़ में छोड़ेंगे, लाओ अपन को दो, अपन 8 करोड़ में छोड़ देंगे। ये वैसी कंपनी है, समझ गए? तो एक प्रकार से सरल रूप से समझिए, भारत में 2 कंपनी एग्जिस्ट करती हैं, एक 2019 में बनी थी, एक 2020 में। और ये दोनों कंपनी मेरे प्यारे साथियों क्या काम करती हैं? सैटेलाइट लॉन्च करने का काम करती हैं इसरो के लिए, यानी इसरो को ले जाके देती है सर इसका छुड़वा दो मामला। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है जो कि नए कमर्शियल और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधीन ही आती है। ठीक है ना? तो ये क्या करती है मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया। उम्मीद है आज बहुत सारे बच्चों को पहली बार ये बात पता चली होगी। दूसरी बात मैंने आपसे कहा वो क्या है? इन स्पेस। और इसका काम भी क्या है? इसका काम भी यही है कि मेरे प्यारे साथी, और ये दोनों 2 ही साल में बनी है, एक 2000 NSIL 2019 और 2020 दोनों की बजट में ही घोषणा हुई है। और ये दोनों क्या काम करती हैं? बस प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करती हैं कि लाओ भैया तुम्हारा सामान छुड़वा देते हैं, थोड़ा पैसा हम भी कमा लेंगे। क्लियर है? तो ये है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये सारी बात आपको समझ में आ गई होंगी। NSIL 2019 के बजट में घोषणा की गई थी, ये 2020 के बजट की घोषणा है। ये सेकंड कमर्शियल यूनिट कंसीडर की जाती है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फर्स्ट कमर्शियल यूनिट, हालांकि मेरे प्यारे साथियों हमारे पास एक और भी हुआ करती थी जिसे एंट्रिक्स के नाम से जाना करते थे। लेकिन एंट्रिक्स जो है ना वो दावोस के साथ किसी विवाद में फंस गई, इस चक्कर में उसे याद नहीं करते। हाँ भाई योगेश हुडा, उन्हीं को बिठा के छोड़ देते हैं, ये भी सही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। तो नेम इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट व्हेन इट वाज लॉन्च्ड। तो ये कुछ मतलब पुराने सवाल हैं, इनको करते रहिएगा। भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट थी, 1975 में भेजी गई थी। मैंने सारी की सारी आपको बातें अच्छे से समझा दी हैं। उम्मीद है आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? तो हमने NSIL वगैरह सब भेजी हैं। तो यहां पर मैंने आपको सारी बता दिया। अमेजोनिया 1994 में पहला वो था। इसरो के प्रमुख चेयरमैन इस समय K7 है। एक और अच्छे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो साथियों, अपने हर सवाल में इतना विस्तार होता है, इतनी गहराइयां, इतना सारा नॉलेज होता है, और वो सवाल से जुड़ा हुआ होता है, मतलब कि सवाल की आवश्यक जानकारियों से, जिससे कि आप पूरी तरह से एनरिच हो जाते हैं कि यार क्या क्या तो जानना था, है ना? अब आइए एक जबरदस्त न्यूज और सिखाते हैं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक अपना आंसर दिया गया, और वो आंसर ये था कि सर सुनो, बात ऐसी है कि हम सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में नहीं है। बोले अर्थात मतलब हमारी जो कल्चर है वो लड़के लड़के की शादी और लड़की लड़की की शादी इसके पक्ष में नहीं है। यह केंद्र सरकार का मानना है। अब कोर्ट को जो करना है वो कोर्ट करे, लेकिन हमारा स्टैंड अगर जानना चाहते हो तो हमारा स्टैंड यह कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। अच्छा साथियों, अब क्या है ये पूरी कहानी, आइए हम बताते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा LGBTQ। ये एक कम्युनिटी जिसमें कि मतलब लेस्बियन, गे, बाइपोलर, बाइसेक्सुअल, ये सारे के सारे जो शब्द आप यूज करते हैं समलैंगिक संबंधों के लिए ये शब्द जाने जाते हैं। अब इसमें हुआ क्या
कि बहुत दिनों से एक विवाद छिड़ा हुआ था। आप लोगों ने सेक्शन 377 का नाम, अधिकांश लोगों ने 377 का नाम सुना होगा, जिसमें यह कहा जाता है कि पहले भारत में गे होना, लेस्बियन होना क्रिमिनल ऑफेंस था। वर्ष 2018 में नवतेज सरना केस के अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। अर्थात उसके तहत गे होना, लेस्बियन होना एक प्रकार से क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, आयुष्मान खुराना की मूवी है, मैं शुभ मंगल ज्यादा सावधान करके एक मूवी भी है, और काफी अच्छे सोशल इशू को कवर करते हुए है। अब क्या है, अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा आगे का काम। 377 को डिक्रिमिनलाइज किया गया, अर्थात गे होना और लेस्बियन होना ओके है, मतलब इसके लिए पुलिस पकड़ करके जेल में नहीं डालेगी। अब एक कदम और आगे बढ़ता है, और यह काम जो है मेरे प्यारे साथियों, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए मांग करना, एक नाज फाउंडेशन करके एक संस्था है जो इनके लिए लड़ाई करती है, इनके हक के लिए बात रखती है अपनी हर जगह जाके। अब इस मुद्दे में क्या है, उनका कहना है कि जब एक आदमी से शादी करना चाहता है, एक औरत से शादी करना चाहती है, तो इसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत प्रावधान दिया जाए। अब ध्यान से सुनिएगा, भारत में मेरे प्यारे साथियों जितनी भी शादियां होती हैं, उन शादियों में दो कानून वैलिड होते हैं। एक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो कि सवाल में पूछा गया है, और मेरे प्यारे साथियों एक है स्पेशल मैरिज एक्ट। कौन सा है? स्पेशल मैरिज एक्ट। और ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। कल को आप भी शादी करेंगे तो आपका जो विवाह पंजीकृत होता है, आप जाकर के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके कहते हैं कि सर हमारा जो विवाह है इसको आप मेंशन कर लीजिए, विवाह सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैरिज सर्टिफिकेट। तो जो मैरिज सर्टिफिकेट है, अगर आपने अपने ही धर्म में शादी की है तो आपको विवाह पंजीकरण अधिनियम 1955 के तहत सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप एक धर्म में हैं, लेट्स से आप हिंदू हैं, आपने किसी अन्य धर्म की लड़की से शादी की, या फिर आप मुस्लिम हैं, आपने किसी अन्य धर्म की लड़की से शादी की, ये सारी चीजें जो होती हैं ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कंसीडर की जाती हैं। यानी कि पंजीकरण दोनों का होता है, मैरिज सर्टिफिकेट दोनों का मिलता है। एक को मिलता है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत और एक को मिलता है स्पेशल मैरिज अधिनियम के तहत। तो यहां पर इन लोगों की डिमांड क्या है कि हमें स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत क्या दिया जाए, विवाह का पंजीकरण दिया जाए। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को यहां पर समझ में आनी चाहिए। भाई कुछ लोग बफर कह रहे हैं, बफर तो नहीं हो रहा है, यहां तो सब सही चल रहा है। दिलीप, शुभम, राहुल, भाई बफर हो रहा है क्या? यहां तो सब सही है एकदम, काफी ज्यादा बफर लिख रहे हैं। अब सही है क्या? बीच बीच में वीडियो अटक रही है। क्या इंटरनेट भी ऐसे सवाल पढ़ने लग जाता होगा ना कि यार ये तो न्यूज अच्छी है, पढ़ते हैं इस चीज को। ठीक है, चलो 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 मैनेज करो थोड़ा सा। शायद इंटरनेट क्राइसिस है भैया, है क्राइसिस है। एक मिनट थोड़ा सा और रुको, अभी करते हैं इसका इलाज। शायद अब ठीक हो गया हो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मैंने वैसे डेटा केबल जोड़ दी है। यार फ्लो बिगाड़ दिया इसमें। चलिए, तो कहां था मैं? ठीक है बेटा, ऑल ओके, डन डन। सुनिए, कोई बात नहीं, तो अब ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या बनकर के आई, तो भारत सरकार ने कहा कि भाई हम लोग जिस पक्ष में हैं वो बात सुन लीजिएगा। हमारा पक्ष ये है कि एक बायोलॉजिकल मैन जो है वो बायोलॉजिकल वुमन से शादी कर सकता है। और मतलब स्पष्ट रूप से सरकार ने अपना स्टैंड दिया है। क्या कहा है कि बायोलॉजिकल मैन जो है वो बायोलॉजिकल मैन से, वुमन से शादी कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है जो भारत सरकार के द्वारा अपने स्टैंड में कही गई है। इसे सुनिएगा, क्या कहा गया है, ए बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमन, यानी कि जो जन्म से महिला है
और जन्म से पुरुष है, यही लोग आपस में क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। ऐसा भारत सरकार के द्वारा मेरे प्यारे साथियों हाल ही में सेम सेक्स मैरिज पर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर क्या कहा गया है, अपने द्वारा आंसर दिया गया है। यह तथ्य आप लोगों को याद रखना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा सेम सेक्स मैरिज को अपोज किया गया है और यह कहते हुए किया गया है कि यह हमारे संस्कारों के खिलाफ है, हमारी रीति रिवाजों के खिलाफ है और हम इस चीज को अलाउ नहीं कर सकते। अब आपके मन में एक सवाल बनेगा, बोले सर एक बात बताइए भाई, अभी भी इंटरनेट का इशू तो है यार भाई, मैंने केबल लगा रखी है उसके बाद भी अगर आ रहा है तो फिर ये वहीं से इशू है ना। अगर कुछ हो तो मैनेज कर लेना, ठीक है भाई। अब सब बड़ा सवाल बनता है, बोले सर एक बात बताइए, क्या जीने का अधिकार नहीं है क्या किसी को? बिल्कुल है। मैं आपको यहां पर एक तथ्य और बताता हूं, और वो क्या है, भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला दिया था और वो फैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला था। मैं आपको बताऊं, उसको कहते हैं सफीन जहान केस। राइट टू मैरी जो है, राइट टू मैरी, ध्यान से सुनिएगा, शादी करने का अधिकार एक फंडामेंटल अधिकार है और ये आर्टिकल 21 के तहत आता है, फंडामेंटल राइट है। और इस पर्टिकुलर केस का नाम है सफीन जहान केस, और ये 2018 का केस है जिसमें यह कहा गया है कि राइट टू मैरी यानी कि विवाह करने का अधिकार जो है वो एक मूल अधिकार है। और ऐसी स्थिति में, और एक बात मैं आपको बताऊं, मतलब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोग्रेसिव निर्णय दिए हैं, उन प्रोग्रेसिव निर्णयों के अंदर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये जो दैहिक स्वतंत्रता है, इसके तहत भाई जो एलजीबीटीक्यू वाले हैं वो इस बात को लेकर के कोर्ट में जाते हैं कि भाई आर्टिकल 21 हमारे लिए भी तो है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बोले एक बात बताइए, आप लोग एक लाइन बोलते हैं कि भाई हमारे यहां पर एलजीबीटीक्यू को समानता का दर्जा नहीं है, मतलब आप लोग हमारी मैरिज के पक्ष में नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों बड़ा सवाल यह बनता है कि अगर आप पक्ष में नहीं हैं तो एक सिंपल सा अर्थ मुझे बता दीजिएगा कि हमारे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्ष 2018 में एक केस की सुनवाई की गई थी। वर्ष 2018 में एक केस की शुरुआत की गई जिसे नवतेज केस कहते हैं, नवतेज केस। और उस नवतेज केस में यह कहा गया था 2018 के अंदर, नवतेज सिंह जोहर केस कहते हैं कि जिसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसको कहते हैं ना कि समानता, न्याय के सामने सब समान हैं, तो उसके तहत एलजीबीटीक्यू को भी समानता का दर्जा दिया गया था जब उन्हें कानून के समक्ष समानता का दर्जा प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू मैरी का अधिकार है। तो जब ये दो बात ऑलरेडी मेंशन होती ही हैं, तो फिर इन्हें आपस में शादी करने की अनुमति क्यों ना दी जाए? ये तथ्य इन लोगों का है। अब मैं आपको यहां पर बस बता दूं, मतलब भारत सरकार ने क्या स्टैंड दिया वो मैंने क्लियर कर दिया। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों ये भी बात मैं आपको बता दूं, और वो है एप्लीकेशन ऑफ, यहां पर ध्यान से सुन लीजिएगा, हिंदू मैरिज एक्ट कहता है यदि आप हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख हैं तो आप लोग स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 के तहत शादी कर पाते हैं, और अगर आप हिंदू के अलावा कुछ हैं तो आप इसके लिए मेरे प्यारे साथियों स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, यानी कि हिंदू अगर किसी और से शादी करता है, इसमें इस बात को यहां पर स्पेशली मेंशन किया गया, एनी टू पर्सन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, यानी कि उनका एक धर्म से कोई संबंध ना हो, किन्हीं दो धर्म के लोग आपस में शादी करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत करते हैं। तो जो अभी विवाद चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में वो इसी बात को लेकर चल रहा है कि इन्हें भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करने का अधिकार दिया जाए। उम्मीद है सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। 2018 को बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन माना जाता है जब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को, यानी कि गे लेस्बियन वाला जो मुद्दा है, इसे डिक्रिमिनलाइज किया था, यानी कि इसको एक प्रकार से होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया था, ठीक है ना। नाच फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2001 के अंदर की गई थी। इसकी स्थापना तो मतलब 2001 के अंदर नाच फाउंडेशन ने इसके खिलाफ केस दर्ज किया था। 377 के बारे में 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो डिक्रिमिनलाइज की जा रही है। तो उम्मीद है सभी साथियों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर कर दिया है मैंने आपको। तो ये वाली चीज है जो सरकार का कहना है कि इससे एक हैवॉक क्रिएट हो जाएगा, हम इसके पक्ष में नहीं है, ठीक है। चलिए साथियों, अरोड़ा आकांक्षा। आप पूछेंगे कि सर अरोड़ा आकांक्षा क्यों लिखा है, आकांक्षा अरोड़ा लिखते, ये अपने नाम के आगे ही अरोड़ा आकांक्षा लिखती हैं, ठीक है ना। अरोड़ा है सरनेम इनका, लेकिन वो आगे लिखती हैं। तो अरोड़ा आकांक्षा हाल ही में खबरों में थी। ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं,
और ये एंटोनियो गुटेरस का जो पद 2022 में रिक्त होने वाला है उसके लिए चुनाव लड़ना चाहती हैं। यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस के तहत आप लोग जो महासचिव का पद जिसको एंटोनियो गुटेरस संभाल रहे हैं, जिनका कार्यकाल मेरे प्यारे साथियों 2022 में समाप्त हो रहा है, तो 2022 से लेकर 27 के बीच के लिए ये दावेदारी करना चाहती हैं। ये हैं कौन? ये हरियाणा की हैं और वर्तमान में यूएन के अंदर ऑडिटर के पद पर कार्यरत हैं। तो इनका कहना है कि हम जाकर के जो है वो इस पद पर आसीन हो जाएंगे, हमको चुनाव लड़ना है। तो भाई इस चुनाव के अंदर देखते हैं कौन जीतता है। इन्होंने अपनी दावेदारी स्पष्ट कर दी है, 2022 के लिए चुनाव किए जाएंगे तो उसमें इनकी दावेदारी देखनी होगी। बात की जाए महासचिव के अंदर कौन कौन अब तक इस पद पर रहा है, तो मेरे प्यारे साथियों एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के हैं जो 2017 से इस पद पर बैठे हुए हैं। 193 मेंबर के यूएन का मतलब मुख्यालय है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सेक्रेटरी जनरल को यूएनओ को कौन अपॉइंट करता है, यह एसएससी के अंदर पूछा जा चुका है। तो मेरे प्यारे साथियों ये आपके सामने है, जनरल असेंबली जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के कहने पर। तो पहली बात तो यह है 193 वोट लोग मेंबर वोट दें, उसके बाद में जो 5 सदस्य परमानेंट 5 मेंबर हैं वो भी अपनी तरफ से सहमति दें, तब जाकर के कोई व्यक्ति क्या बनता है, यूएन का महासचिव बनता है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अपनी दावेदारी प्रूव कर दी है। इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, भारत सरकार ने इसका कोई भी अपनी तरफ से अभी कोई समर्थन या अनुसमर्थन नहीं दिया है। इनने कहा है कि मैं भी चुनाव लड़ूंगी, बाकी अब देखो क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों हरियाणा की रहने वाली हैं, हरियाणा जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। बाकी बहुत सारी चीजें आपको सत्यव्रत नारायण आर्य जो है यहाँ के गवर्नर हैं हरियाणा के साथ में। मैं आपको अभी 34 साल की हैं और यूएन में ऑडिटर के पद पर ये कार्य कर रही हैं। अरुणा आकांक्षा किस देश की नागरिक हैं, तो ये कनाडा की नागरिकता ले चुकी हैं और मेरे प्यारे साथियों ये अभी वर्तमान में ऑडिटर के पद पर कार्यरत हैं। G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की हाल ही में बैठक हुई थी और ये इटली के तत्वाधान में एक वर्चुअल मीटिंग थी जिसमें कि मेरे प्यारे साथियों भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण जी ने पार्टिसिपेट किया था। फरवरी 26 को वर्चुअली ये बैठक आयोजित की गई थी। G20 कुछ याद करिए, G20 ग्रुप ऑफ 20 जिसमें 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन शामिल है। दुनिया की 90% जो जीडीपी है वो इन्हीं 20 देशों के द्वारा नियंत्रित की जाती है। मेरे प्यारे साथियों इनकी बैठक 2021 में इटली में होने वाली है, लेकिन कोरोना के काल में अभी भी गवर्नर्स की जो बैठक हो रही है ये ऑनलाइन की जा रही है। 2020 की अध्यक्षता रियाद ने की थी, यानी कि सऊदी अरब ने की थी। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों 2020 के बाद में अगर हम बात करते हैं 2022 की, तो 2022 में यही वाली बैठक जो है ये इंडिया में आयोजित की जाएगी। तो 2021 की G20 बैठक का अध्यक्ष कौन है, तो इटली है। 2022 में कौन होगा, तो इंडिया होगा। 2020 में कौन था, तो सऊदी अरब था। तो अभी वर्चुअल मीटिंग शुरू हो चुकी है। निर्मला सीतारमण जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, यह तथ्य आपको मालूम होना चाहिए। G20 में कौन कौन शामिल है, तो G7 + 1 + 12 में और कौन कौन है, तो मेरे प्यारे साथियों अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की मेरे प्यारे साथियों यहां पर शामिल हैं। सवाल पूछा जा रहा है G20 से कि G20 से संबंधित कौन सा कथन सही है। एफकेट 2019 में यह सवाल पूछा गया है, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, पूरा की पूरा बहुत डिटेल में हमने मल्टीपल टाइम पढ़ाया गया है। इस बार इटली जो है वो इसकी अध्यक्षता कर रहा है। क्लियर है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी जब वर्ल्ड में रिसेशन आ रहा था। शक्तिकांत दास जो है इस गवर्नर के रूप में बैठक में भाग लेने वाले थे, लेकिन निर्मला सीतारमण जी भी साथ में चली गई। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो मेरे प्यारे साथियों नरेंद्र मोदी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेरे प्यारे साथ सम्मानित किया जाएगा कैरा वीक जो है IHS मार्केट के द्वारा दी जाती है। ये मेरे प्यारे साथियों इन्हें एनर्जी को बचाने के लिए विशेष रूप से मेरे प्यारे साथियों सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है ना। तो मैप मार्केटिंग इसके अंदर सदस्यता ली हुई है जो इसको सम्मानित करने का कार्य करेगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के एक खुराक के लिए यानी सिंगल डोज सिस्टम के लिए कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दे दी है, तो उसका नाम है यूएसए। जॉनसन एंड जॉनसन हाल ही में सुर्खियों में रही थी जब साउथ अफ्रीका ने अपने यहां पर उस दवा के इस्तेमाल को अनुमति दी थी। अब यूएसए कह रहा है कि वो भी जॉनसन एंड जॉनसन की जो सिंगल ड्रॉप सिस्टम है उसे अनुमति देगा। अभी जो कोरोना वैक्सीन हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, वो इंजेक्शन के रूप में दी जा रही है, डबल डोज सिस्टम है। जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज सिस्टम लेके आया है और यूएस ने इसे हाल ही में अलाउ कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों इसके अलावा कोविड-19 वैक्सीन है इंजेक्शन की जगह, तो ये सिंगल डोज है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी जो एफिकेसी है वो 66% है। 85% सीवियर डिजीज पर ये इफेक्टिव है, 100% इफेक्टिव है हॉस्पिटलाइजेशन के केस में। ये सारी की सारी बातें हमने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो भी सुन लीजिएगा। तो ये सारी की सारी जॉनसन जॉनसन कंपनी की स्थापना कहां हुई थी, 1886 में हुई थी और यूएसए में इसकी स्थापना हुई थी।
किस दक्षिण भारतीय राज्य ने अधिक परिवहन राजस्व उत्पन्न करने के लिए नम्मा कार्गो सेवा शुरू की है? तो मेरे प्यारे साथियों, कर्नाटका राज्य के द्वारा। एक बात जनहित में और जारी कर देता हूं, मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुन लीजिएगा। आज सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास में, जिसका लिंक मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर शेयर कर चुका हूं और इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। भारत के मुख्य जो पठार हैं उन्हें पढ़ाया जाएगा, तो आज सुबह 10 बजे वाली क्लास मिस नहीं करनी है। सारे प्लेट्यू क्लास में याद करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने नदियां याद कर ली, जैसे आपने पहाड़ याद कर लिए, पर्वत याद कर लिए, वैसे ही हम आज पठार याद करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है, 40 मिनट की क्लास, और शाम को आज के दिन 7 बजे है, वैसे शाम को 5 बजे होती है। 7 बजे वाली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे मेरे प्यारे साथियों इंडियन पॉलिटी पे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस। बहुत ही शानदार एम लक्ष्मीकांत से बनने वाले सवाल आपसे डिस्कस किए जाएंगे। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों, नम्मा कार्गो सर्विस हाल ही में कर्नाटका राज्य के द्वारा शुरू की गई है। इसके अंदर जो कार्गो पार्सल्स हैं, इनको जो है मेरे प्यारे साथियों बेंगलोर के अंदर शुरू किया गया है। एक प्रकार से ये समझिए जी, बस जो है वो भी अब सामान ढोया करेंगी इंसानों के अतिरिक्त। तो उस कार्गो सर्विस के थ्रू भी क्या मिलेगा? पैसा मिलने वाला है। कर्नाटक के अंदर बीएस येदियुरप्पा सरकार है। कर्नाटक भारत के अंदर कॉफी उत्पादन में प्रथम है, फूल उत्पादन में प्रथम है। आपको मालूम होना चाहिए, हाल ही में फूल की प्रोसेसिंग के लिए, फ्लावर प्रोसेसिंग के लिए कर्नाटक के अंदर प्रावधान किए गए हैं। मैंने आपको रिसेंटली ये पढ़ाया हुआ है। कर्नाटका राज्य की अगर मैं बात करूं तो इसके बॉर्डर गोवा, महाराष्ट्र, क्या बोल रहा हूं मैं यार, हाँ, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला से इसके बॉर्डर साझा होते हैं। क्लियर है? चलिए साथियों, तो ये था सारी की सारी जानकारी। 8:30 बजे आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आ रहा हूं, और उस सेशन में क्या है ये भी मैं आपको बता दूं कि जो खगोशी है, जब तक ट्रंप थे तब तक उन्होंने खगोशी की हत्या पर कोई निर्णय नहीं लिया था, लेकिन अब यूएन की रिपोर्ट में खगोशी की हत्या के लिए सलमान बिन को मतलब जिम्मेदार ठहराया गया है। चर्चा करेंगे 8:30 बजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में। तो 10 मिनट बाद जो सेशन शुरू होगा उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। मेरे प्यारे साथियों, एक रैंकिंग है, रैंकिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रैंकिंग में आप पढ़ रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। इसके अंदर नॉर्वे का स्थान प्रथम रहा और भारत का स्थान 131वां रहा। ये फैक्ट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। 1 मार्च वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे बनाया जाता है और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में 3 मार्च को बनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप मेरे साथ जुड़ करके मेरे पेड बैचेस पढ़ना चाहते हैं, जिसमें मैं फाउंडेशन में पढ़ा रहा हूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में वर्तमान में वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, अगर आप मेरी क्लास पढ़ते हैं तो वो आपको लाइव तो मिलेगी ही, लाइव के साथ साथ आप उनकी प्रीवियस क्लासेस, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस, जो पुरानी निकली हुई क्लासेस, वो भी सब देख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, साथ में फ्री टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिलती है। डाउट क्लियरिंग सेशन हर 3 दिन के अंदर यहां आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर एसएससी कैटेगरी के अंदर तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी में ही मेरे प्यारे साथियों जितने भी टीचर अन्य पढ़ा रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, टेक्निकल, जो भी, उस सारे के सारे आपको एक ही क्लास के अंदर मिल जाते हैं। पीडीएफ को प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस का यूज कर सकते हैं। सवाल बनता है कैसे लेते हैं सब्सक्रिप्शन? इसके लिए मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। इंस्टॉल करने के बाद में मेरे प्यारे साथियों अपने मोबाइल नंबर से उसे रजिस्टर करिए। मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके आपसे पूछा जाएगा कि कैसे सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको एंट्री करना है, तो गोल में जाके एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करिए। जब आप फीस वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो फिर आपको 12 मंथ का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसकी फीस है मात्र 6500 रुपए। इस पर जब आप अंकित 10 रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको 5850 रुपए के अंदर यह क्लास प्राप्त हो जाती है। तो याद रखिएगा अंकित 10 रेफरल कोड, जिससे आपको फीस के अंदर 10% का मुनाफा होता है। मेरे प्यारे साथियों, मेरा ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से, वहां पर आप लोगों को मेरी क्लास की पूरी पीडीएफ प्राप्त हो जाती है। आपको मेरी तमाम क्लासेस के लिंक भी वहां पर मिल जाएंगी। फिर मुलाकात करते हैं आपसे थोड़ी ही देर में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।